हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल पैंट पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इतिहास क्या है, उसका क्या उपयोग है। आज हम लोग उससे एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि जब एक इतिहासकार सोर्सेस की इंटरप्रिटेशन करता है या सोर्सेस के चुनाव करता है तो उसके सामने क्या समस्या आती है। हालांकि आप लोग इस क्रम में मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर, हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप हमको हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में फंसा दे रहे हैं। तो देखिए, जब आप 3000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, तो आपके सामने बहुत लिटरेचर की क्रोनोलॉजी को लेकर के समस्या आएगी, राइटर को लेकर के समस्या आएगी, उससे आप कैसे उभरेंगे? तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा बेस तैयार करना चाहता हूँ ताकि जब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कीथ जॉली विंटरनिस के विचार या मनुस्मृति के बारे में विद्वानों के विचार पढ़ें तो आप उसमें परेशान ना हो। आपको पता हो कि ऐसी समस्या आती ही आती है, इससे आप थोड़ा-सा उभर सकेंगे। इस वजह से मैं 2 लेक्चर लूँगा, पहला साहित्यिक स्रोत पे और दूसरा पुरातात्विक स्रोत पे। ओके? तो ये इतिहास निर्माण है और ये मेरा एक आप लोगों ने कहा था कि जो है पीडीएफ हिंदी में कर दीजिएगा, तो मैं इसको हिंदी में करने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि हिंदी में मैंने इसको क्या किया है, मेरे पास मेरा एक नोट्स था जो है, जिसको मैंने एक बुक में पब्लिश करने के लिए दिया था। बट थोड़ा-सा वहाँ पे दिक्कत हुई तो मैं इसको यहाँ पे पब्लिश आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह देगा, तो मैं इसको पॉइंट वाइज़ भी प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए बिना समय गँवाए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास जो है क्या है? अतीत की कहानी है। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी अबाउट पास्ट। एक विद्वान हैं यशकार, जिनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत संवाद है। इस संवाद पे भी हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की है। अगर आप में से कोई नया है, तो हमारी पिछली क्लास जस्ट एक ही क्लास हुई है अभी, लेक्चर 1, उसको देख सकता है। देखिए, जब डायलॉग होता है तो डायलॉग किसके बेसिस पे होता है? सोर्सेस के बेसिस पे होता है। तो ये सोर्सेस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। देखिए, एक समस्या ये भी आती है इन सोर्सेस को लेकर के कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत जैसा विभाजन एग्जिस्ट नहीं करता है, सही मायने में। क्योंकि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएँगे कि जो भी जो है इतिहास है, जो भी मतलब साहित्य है, वो अपने आप में पुरातत्व हो जाता है कभी-कभी। और जो पुरातत्व है वो अपने आप में साहित्य होता है कभी-कभी। जैसे अशोक के सारे अभिलेख लिखे तो पत्थर पे हैं, लेकिन वो हैं क्या? साहित्य हैं। उसी प्रकार पांडुलिपियाँ हमको मिलती तो हैं, लेकिन वो होती क्या है? फिजिकल फॉर्म में एज़ अ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होती हैं। इस प्रकार से ऐसा कोई विभाजन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन समस्या क्या है कि हम इसका एक इससे अच्छा विभाजन कर भी नहीं सकते। इस वजह से जब तक हम कोई इसका नया सब्स्टिट्यूट नहीं ढूँढ लेते, तब तक हमको इसी पे आश्रित रहना पड़ेगा, इस प्रकार के विभाजन पे। ओके? और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक प्राचीन साहित्य को समझने का प्रश्न है, देखिए, साहित्य और पाठ 2 एक अलग चीज़ हैं। क्या? मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। पाठ इज़ नॉट इक्वल टू साहित्य। अब कोई मुझसे पूछ सकता है पाठ क्या है? तो पाठ देखिए समूह होता है शब्दों का। हुँ? और साहित्य क्या है? शब्दों का एक व्यवस्थित, अर्थपूर्ण, अभिव्यक्तिपूर्ण, कल्पनाशील और रचनात्मक तरीके से किया गया संग्रह है, जिसका कुछ अर्थ हो। तो ये पाठ और साहित्य में अंतर है, तो लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कि जहाँ भी पाठ लिखा है वो पाठ है, नहीं। पाठ एक अलग चीज़ है और साहित्य एक अलग चीज़ है। दूसरी समस्या ये है कि प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी कृति समाज का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदर्शित करने में असमर्थ है, तथा प्राचीन भारत में शोषित तथा वंचित वर्ग को शिक्षा से हमेशा पृथक रखा गया था। जिस कारण से ग्रंथों पे एक तरफ़ा अधिकार किसी विशेष वर्ग का था, जिस कारण से जो हमारा इतिहास है, वो एक तरफ़ा प्रस्तुत हो जाता है कभी-कभी, साहित्य एक तरफ़ा रुझान प्रस्तुत करते हैं हमारे। तो जब इतिहासकार इन साहित्य को चुनता है तो उनको एक विशेष वर्ग के माइंडसेट के हिसाब से ही इतिहास मिलता है। तो उसके सामने ये समस्या आती है, तो वो क्या करता है कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ता है। बिटवीन द लाइन्स का मतलब कि जो आप नहीं कहना चाहते, उसको भी आप जानने की कोशिश करते हैं।
जो प्राचीन भारत में राइटर्स ने कहने की कोशिश नहीं की है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वही है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने कई समस्याएँ आती हैं उस सोर्स की व्याख्या में। वो कौन-कौन सी हैं? साहित्य की डेट और राइटर तय करना। दूसरा, कभी-कभी साहित्य का रचना काल काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसमें कौन-सा जानकारी किस टाइम पीरियड पे लिखी गई, इसको देखने की प्रॉब्लम होती है। तीसरा, भाषा तथा शैलीगत भिन्नता को पहचानना। कभी-कभी लिटरेचर अलग-अलग हो जाती है, तो उनको भी पहचानना पड़ता है। स्क्रिप्ट अलग-अलग हो जाती है, उनको भी पहचानना होता है। जैसे कि अगर आप मौर्यन ब्राह्मी से लेकर के गुप्तकालीन ब्राह्मी या दक्षिण की शारदा सॉरी 10वीं सदी की शारदा और कुटिल लैंग्वेज तक जाएँगे, तो आप पाएँगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है। अगर कोई भी ग्रंथ इन सारी सारी स्क्रिप्ट को कवर करता है, तो आप जान जाएँगे कि कौन-सा पीरियड किस टाइम पीरियड पे लिखा गया है। ओके? ये अभिलेखों की पहचान करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ साहित्य में। सामान्यतः किसी प्राचीन साहित्य की निर्माण तिथि उस साहित्य की प्राप्त पांडुलिपि से काफ़ी पुरानी होती है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है हमारा, उसका टाइम पीरियड कितना है ऋग्वेद का? लोग कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना इस टाइम पीरियड के करीब में हुई होगी, सॉरी। हुँ, इस टाइम पीरियड के करीब में हुई होगी। लेकिन हमें जो ऋग्वेद की पांडुलिपि मिलती है, वो कब मिलती है? 10वीं सदी में, लगभग 2500 साल बाद। तो इस प्रकार से कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको उस टाइम करंट का मान सकते हैं, लेकिन नहीं, ऋग्वेद हमारा 1500 साल पुराना है। कैसे हम लोगों ने जाना? भाषा और शैलीगत भिन्नता के आधार पर, लेकिन उस पे हम बाद में बात करेंगे। इसी प्रकार अगर हम रामायण को देख लें, कि जो कोई साहित्य होता है, उसमें समय के साथ परिवर्तन के तत्व भी दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जेल ब्रॉकलिंटन एक विद्वान हैं, जो कि रामायण पे उनका विशद अध्ययन था। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ख़ैर, अभी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि जेल ब्रॉकलिंटन ने रामायण पे काफ़ी अच्छी स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि जो राम का कैरेक्टर है रामायण में, भगवान श्री राम का, वो जो है 5 खंडों में है। शुरुआत में वो एक नॉर्मल इंसान होते हैं, बाद में किस प्रकार से उनमें देवत्व का आरोपण किया जाता है, कैसे लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, वहाँ तक। तो 5 पार्ट में बताते हैं और उसका एक काफ़ी लंबा रामायण के रचना काल को बताते हैं कि इस टाइम पीरियड पे, पीरियड टू पीरियड जो है इनमें ये चेंज आए। इस प्रकार से भी चेंजेज़ होते हैं। हाँ, रचनाकार के विषय में भी जो है बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो कोई साहित्य का रचनाकार होता है, कभी-कभी होता है कि वो एक व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो या किसी संस्था द्वारा हो। ऋग्वेद के संबंध में भी हम देख सकते हैं इसमें भी, ऋग्वेद में समस्या ये रही है कि इसमें 10 मंडल हैं। हुँ, और ये सारे मंडलों की रचना अलग-अलग ऋषि-मुनियों द्वारा की गई है, ऋषि-मुनियों के परिवार द्वारा की गई है। हाँ, तो यहाँ पे अब व्यक्तियों का समूह है। एक व्यक्ति द्वारा ऋग्वेद की रचना नहीं की गई है। ज़ाहिर-सी बात है कि 1000 से 1500 साल तक कोई एक इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो या तो ढेर सारे इंसान होंगे और ऋग्वेद तो पार्टिकुलरली जो है परिवार द्वारा लिखा गया है, मतलब कई ऋषियों के परिवार थे, सब परिवार ने अपना एक-एक मंडल का ज़िम्मा उठाया और लंबी पीढ़ी तक उसको जो है ट्रैवल किया, मतलब उसको जो है ट्रांसफ़ॉर्म किया, इसे ट्रांसफ़र किया इस एज से अगली एज तक। तो ये रहा साहित्य की तिथि तथा रचनाकार निर्धारित करना। साहित्य का रचनाकाल लंबा होने पर तिथि से संबंधित घटक को पहचानना। देखिए, कभी-कभी होता है, जैसा हमने रामायण के बारे में बताया, कि किसी ग्रंथ की रचना एक लंबे पीरियड में हुई। जब कोई साहित्य किसी लंबे रचना काल से गुजरता है, तो विद्वानों के लिए एक प्रमुख समस्या होती है कि वह संबंधित घटना को उसके समय के अनुसार रचना काल में स्थापित करने का प्रयास करें। आप मान लीजिए किसी ग्रंथ की रचना 600 बीसी में हुई, तो उसको अंतिम रूप 600 एडी में दिया गया, तो यहाँ प्रबल संभावना है कि संपूर्ण रचना पर उत्तर वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल तक के अंत तक होने वाली घटनाओं व सामाजिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव होगा तथा इन्हीं प्रभावों को उनके समय काल के अनुसार पहचाना विद्वानों के लिए एक समस्या होती है। ओके? यही मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर कोई लिटरेचर है, वो 1000 साल में उसकी रचना हुई है, कई परिवारों ने मिलके उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते-करते एक लंबे टाइम पीरियड तक रचना की।
तो उसमें जो है अलग-अलग समय का अलग-अलग युगों की मतलब अलग-अलग कालखंड की जो है, जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सामाजिक संस्कृतियाँ हैं, उसका अंश दिखाई देगा। इस पे हम लोग जब सोर्सेज़ पढ़ेंगे तब बात करेंगे किस प्रकार से रामायण और महाभारत में स्त्रियों की दशा को लेकर के है। हुँ। अब बात कर लेते हैं भाषा और शैलीगत भिन्नता को पहचानने की। तो देखिए प्राचीन भारतीय साहित्य को भाषा, शैलीगत भिन्नता, रचना पद्धति और रचना की भाषा का श्रेणी के आधार पर बाँटा जा सकता है। एक भाषा प परिवार में स्थान पाने वाली भाषा आपस में संरचनात्मक समानता रखती हैं तथा इनमें बहुत से शब्द भी आपस में समान ही होते हैं। कुछ भाषा समूह तथा उनमें सम्मिलित भाषाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है। देख लीजिए, जैसे इंडो-यूरोपियन प्रकार की भाषा में कौन-कौन सी एक भाषा परिवार है उसमें कौन-कौन सी भाषाएँ हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार में संथाल, खासी, मुंडारी। देखिए, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा को अभी तक किसी भाषा समूह में नहीं रखा गया है। हुँ। दूसरी चीज़ भाषाओं का भी अपना एक इतिहास होता है तथा यह समय के साथ परिवर्तनशील है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज प्रयोग की जाने वाली संस्कृत वेदों की संस्कृत से भिन्न है। वि विद्वान इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन कर किसी साहित्य काव्य के विषय में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। देखिए मैं इसमें आपको बताऊँ वैदिक संस्कृत हुँ, वैदिक संस्कृत के बाद आते हैं पाणिनि और फिर पतंजलि। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड कितना है? लगभग 1000 बीसी हम बोल देते हैं। हालाँकि होता तो 1500 बीसी है, कि इसको मेंटेन कर देते हैं। हुँ, पाणिनि का टाइम पीरियड क्या है? 400 बीसी और इसी प्रकार से पतंजलि का टाइम पीरियड है अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो वैदिक संस्कृत पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। एक्चुअली सारी रचनाएँ संस्कृत में हैं, लेकिन वेदों की जो संस्कृत है ये सबसे अलग है। अष्टाध्यायी को क्लासिकल संस्कृत बोलते हैं। महाभाष्य उससे भी लेटेस्ट फॉर्म में है, तो ये संस्कृत का इस प्रकार से क्रम चलता रहता है 1500 से और आज के टाइम पे जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन सबसे अलग है। वो मतलब एक्चुअली महाभारत से मिलती हुई संस्कृत है, निरुक्त के बाद की। तो ये जो है आज का हमारा क्रम रहा कि किस प्रकार से एक इतिहासकार को इतिहास पढ़ते टाइम क्या समस्या आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा देखिए इसको मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ। हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं, मनु देखिए मनुस्मृति का टाइम पीरियड हम लोग सभी जानते हैं कितना रखा गया है? अच्छा आप लोग बताइए क्या आपने कभी देखा है कि इस टाइम पीरियड का इस ब्रैकेट में ये लिखा रहता है इसका क्या मतलब है? क्या इतने सालों तक मनुस्मृति की रचना की गई? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि मनुस्मृति में जितने भी परिवर्तन हुए वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हुए। जितना भी कुछ उतार-चढ़ाव हुआ इसी टाइम पीरियड हुआ। 200 साल मतलब 200 एडी के बाद हमें मनुस्मृति का कोई नया जो है एडिशन हमें जो है 200 एडी के बाद मनुस्मृति का कोई भी नया एडिशन मिलना बंद हो गया। ओके? इसी प्रकार राइटर को लेके मतभेद होता है
कि किस प्रकार से एक इतिहासकार जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर के हर चीज़ों में किस प्रकार से डिबेट है कि कौटिल्य उसके टाइम पीरियड के हैं कि नहीं हैं। तो ये इस प्रकार से 3 मुख्य समस्याएँ आती हैं साहित्य के रचना काल को लेकर के, साहित्य का रचना काल लंबा होने के पर उसके तृतिक्रम को लेकर के और उससे संबंधित घटक को उसके साथ कैसे हम काउंट कर सकें और तीसरा है भाषा शैली और उसके भिन्नता को लेकर के। तो देखिए ये मैंने बहुत ही हल्के में आपको बताने की कोशिश की, 3 समस्याएँ आती हैं, जिसको मेनली जो है एक हिस्टोरियन को टैकल करना रहता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग अगला जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ से बात करेंगे, किस प्रकार से जाली अभिलेख क्या होते हैं, कैसे मुद्राओं में दिक्कत हुई, कैसे जो है कॉपर हिट्स में दिक्कत हुई। हुँ, तो इन सब चीज़ों को भी हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने लेक्चर जानबूझ करके छोटा बनाया है, क्योंकि आधे घंटे का लेक्चर फिर कोई देखता नहीं है और फिर अगर आप लोग उसको देखेंगे नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। तो फिर इस वजह से जो है इसको देखिए, एक ही मेरा मोटिव है कि मैं आप लोग को कुछ पढ़ा सकूँ, जो मैंने सीखा है वो सिखा सकूँ। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ छोटे-छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग जो है आप जैसे आलसी लोग इसको देखने की कोशिश करें। सॉरी फॉर द आलसी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय। और कोई सुझाव हो तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक होकर के टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहाँ मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू।